गया था प्रियांशु? कल चैप्टर कंप्लीट हो गया? लिख लो तब तक। इसमें कोई डिफिकल्ट मीनिंग है नहीं। चैप्टर में कुछ ऐसा देगा, इस चैप्टर में कोई ऐसी मीनिंग है ही नहीं जिसको लिखने लायक। सिंपल सी कहानी थी। हिमांशु सीधे बैठे, नोट करें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों।
हो गया होगा। ये लिखो। चलो ध्यान देना। हो गया ना? बेटा बहुत टाइम हो गया तब से कर क्या रहे हो? अब ये बंद कर दे, बंद कर। तुरंत बना लेता है कौन से। क्वेश्चन दोनों ही इंपोर्टेंट है और वैसे आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में कम ही क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं। सभी याद करें और इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए जिनके लिए फेल होने की संभावना होती है। आप तो पूरा याद करो, सिंपल है, कुछ कठिन है नहीं, पूरा याद करा ही रहा हूँ मैं आपको। इम्पोर्टेंट की बात आ गई तो एंड तक लगा दूंगा, अभी नहीं लगाना वरना आपकी हाथ खराब हो जाएगी, वही याद करके रह जाओ। ठीक है कि नहीं? फर्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर? सभी पढ़ आ रहे हो? चैप्टर 2 नाम क्या था? लॉस्ट स्प्रिंग। किसने लिखा था? अनीस जंग ने। ठीक है, और उसमें दो कहानियां थी। पहली थी साहिब की, दूसरी किसकी थी? साहिब एक इलेक्ट्रिकर था और मुकेश एक चूड़ियां बनाने वाले का बेटा था, बैंगल मेकर का बेटा था। दोनों की कहानियां थी, दोनों पढ़ा चुका हूँ। नहीं देखा हो तो वीडियो आज डाल दूंगा। दो डले हुए, क्लास 1 क्लास 2 3 4 आज हो जाएगी अपलोड। ठीक है, तो आके देख लेना। यहाँ से देखो क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर? इस लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। वैसे लुक का मतलब देखना, जब लुक फॉर लग जाता है तो उसका मतलब बन जाता है ढूंढना। तो साहिब क्या ढूंढ रहा है? गार्बेज डंप्स में। डंप का मतलब कोई चीज एक जगह पे इकट्ठी डाल दी जाए उसको डंप कहते हैं। कहते हैं डंप हो गया, माल डंप हो गया, मतलब एक जगह पे इकट्ठा करके रख दिया गया।
जहाँ कूड़ा कचरा फेंका जाता है एक साथ पूरे शहर का, उसी को क्या कहते हैं, गार्बेज डंप। तो साहिब क्या ढूंढ रहा है उस गार्बेज डंप में, वेयर इज ही, वो कहाँ है, और वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया है। एक तो वो कहाँ है मतलब कहाँ रहता है, और वो कहाँ से आया है। 3 क्वेश्चन ऐड कर दिए, पर आएगा 2 नंबर में। कभी कभार पूछ ले तो बात अलग है, और ना 2 नंबर में पूछता है यार, तो ध्यान देना। साहिब इज लुकिंग फॉर, साहिब ढूंढ रहा है 1 और 2 रुपीज कॉइन्स, 1 या 2 रुपए के सिक्के, और सम अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डंप्स। सम अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स मतलब जिसकी कोई ना कोई कीमत हो, वो ढूंढ रहा है कहाँ, गार्बेज डंप में। ठीक है, तो सिंपल सा हुआ। साहिब ढूंढ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इज लुकिंग फॉर क्या ढूंढ रहा है, 1 और 2 रुपीज कॉइन्स, 1-2 रुपए के सिक्के, और सम अदर वैल्यूएबल थिंग्स या सम वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स जिसकी कोई कीमत हो, कहाँ, गार्बेज डंप्स में। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द, वो कहाँ है, ऑथर जहाँ रहती है उसके आस पड़ोस में कहीं ये है, तो ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द, 2 लाइन याद हुई। साहिब ढूंढ रहा है 1 या 2 रुपए का सिक्का और अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स जिसकी कोई कीमत हो इन द गार्बेज डंप। पूरा हुआ। साहिब इज लुकिंग फॉर 1 और 2 रुपीज कॉइन्स और सम अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डंप। फिर उसने पूछा साहिब कहाँ है, तो हमने कहा साहिब इज इन द नेबरहुड ऑफ द, जो लेखक है उसके पड़ोस में है। अब वो कहाँ से आया है, तो हमने लिखा ही केम, वो आया क्योंकि बात पास्ट की है, फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। वो कहाँ से आया है, ढाका बांग्लादेश से। कब आया था, 1971 में। किसके साथ, अपनी माँ के साथ। अब क्यों आया, तो हमने कारण बताया, बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे, तूफानों ने उड़ा दिए देयर फील्ड्स एंड, उनके घरों को, और फील्ड्स मतलब खेत खलिहानों को। सिंपल है, फील्ड से तो आप होम्स भी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो पूरा क्या हुआ, पहली लाइन, साहिब ढूंढ रहा है, साहिब इज लुकिंग फॉर 1 और 2 रुपीज कॉइन्स एंड सम अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डंप्स। He is in the neighborhood of the author. He came from Dhaka, Bangladesh in 1971 with his mother. क्यों आया, because the storm swept away their fields and, सिंपल हो गया। सुनाओ, सैंडी सुनाना। वेरी गुड। Because storm their fields and, हिमांशु सुना। With his mother. और पीछे युवराज हो गया, सुनाना। He came from Dhaka. Their homes and fields. हो गया उमेश, बोलो।
सबको हो गया ना? सिंपल है, हो गया पीछे लक्ष्य, हो गया? नहीं हुआ? बेटा ध्यान से सुन, हमने कहा साहिब ढूंढ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, साहिब इज लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहा है? 1-2 रुपए के सिक्के मिल जाते कभी कभी, तो 1 और 2 रुपीज कॉइन, और सम अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, सम अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट। कहाँ ढूंढ रहा है? इन द गार्बेज डंप। अब वो रहता कहाँ है? तो हमने बताया ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर के पड़ोस में है। फिर हमने बताया वो आया कहाँ से? तो ही केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश इन 1971 विथ हिज मदर। सिंपल है, ही केम, वहां आया ढाका बांग्लादेश से 1971 में, किसके साथ? विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ। सिंपल है। तक क्यों आया? तो स्टॉर्म्स थे, स्वेप्ट अवे, उड़ा ले गए उसके फील्ड्स को, और ठीक है 1 और 2 रुपी कॉइन्स, 1 और 2 रुपी कॉइन्स, 1 या 2 रुपए के सिक्के, ठीक है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखना, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहेब काम करके उस टी स्टॉल पर खुश था? तो ध्यान से समझना, हमने कहा नहीं, आंसर तो इतने में ही खत्म हो गया, लेकिन वो एक्सप्लेन करने की बोल रहा है तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है? आप ध्यान देना पूरा, एक ही बार में याद हो जाएगा, थोड़ा सा समझ लो उसको कि कहना क्या चाह रहा है, रटने का प्रयास मत करना। देखो हमने कहा साहेब खुश नहीं है, सिंपल टेंस है, साहेब इज नॉट हैप्पी, खुश नहीं है, कब? वर्किंग एट टी स्टॉल, टी स्टॉल पर काम करके। यहाँ तक कोई लाइन जो सिंपल हो गई। नो साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। अब हमने बताया उसके साथ क्या हो रहा है, ही इज पेड 800 रुपीज, उसको पे किए जाते हैं कितने? 800 रुपए, एंड ऑल इज मील्स, और उसका पूरा खाना। बट लेकिन हो क्या रहा है, उसके चेहरे ने खो दिया है केयर फ्री लुक, बट हिज फेस हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री। ये मेन बात है, याद रखना। तो हमने क्या कहा, साहिब इज नॉट हैप्पी, हमने कहा नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, यहाँ तक ठीक है। फिर हमने कहा उसे पे किया जाता है, ही इज पेड कितने? 800 रुपीज, एंड ऑल हिज मील्स, पूरा खाना, लेकिन उसके चेहरे ने खो दिया है, हिज फेस हैज लॉस्ट, क्या खो दिया है? केयर फ्री लुक। 2 लाइन बोलो। मील्स, वेरी गुड अंकिता। वेरी गुड, हो गया सबको? सुनाओ हमें। केयर फ्री लुक, यहां तक हुआ सबको? फिर से सुनना, मैंने कहा साहेब खुश नहीं है, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग, काम करके एट टी स्टॉल, ठीक है। फिर हमने बताया खुश नहीं है जबकि उसे मिलते हैं रुपए 800, तो हमने कहा साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, ही इज पेड 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स, 800 रुपए और खाना तो मिलता है, लेकिन बट हिज फेस हैज लॉस्ट केयर फ्री, उसके फेस ने खो दिया है अपना केयर फ्री लुक। आगे क्या बोल रहा है, द स्टील कनिस्टर, स्टील का जो कनिस्टर है जो वो लटकाए हुए है, सीम्स मतलब लगता है, हैवियर मतलब भारी, किससे? देन इज प्लास्टिक, तो स्टील कनिस्टर वो भारी लगता है उसके इस प्लास्टिक बैग से।
साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन, साहिब खुद का मालिक नहीं रहा। इतनी सी तो कहानी थी, 2 नंबर में आता है, इंपोर्टेंट माना जाता है। तो हमने क्या कहा, स्टील कनिस्टर सीम्स मतलब लगता है, हैवियर ज्यादा भारी, देन इज प्लास्टिक बैग। सिंपल है यहां तक। फिर हमने कहा साहिब नहीं है, साहिब इज नो लॉन्गर इज ऑन। पूरी कहानी को अगर सोचा जाए तो ध्यान से सुनना। मैंने कहा साहिब खुश नहीं है टी स्टॉल पे काम करके, तो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। फिर हमने आगे क्या कहा, ही इज पेड, उसे पे किया जाता है 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स, लेकिन बट हिज फेस हैज लॉस्ट केयर फ्री लुक, हो दिया। फिर हमने कहा स्टील कनिस्टर के बारे में, स्टील कनिस्टर सीम्स लगता है हेवियर देन हिज प्लास्टिक बैग्स। यहां तक कोई दिक्कत? साहेब इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, इतना हुआ। गौरव सुनाओ। सीम्स हेवियर, साहेब इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर। अजय, साहेब इज his face has lost carefree look। seems heavier लगता है, ओके। अब सुनो, जब अपन सुनाते हैं ना तो ये मत सोचो इसके बाद क्या लिखा था, हम ये सोचे इसके बाद हुआ क्या था। कनेक्ट करना पूरा क्वेश्चन को। मैंने कहा साहिब खुश नहीं है टी स्टॉल पर काम करके, ठीक है। फिर हमने बताया खुश नहीं है, क्या मिल रहा है लेकिन फिर भी खुश नहीं है, तो ऐसा क्या हुआ। तो हमने कहा उसे पे किया जाता है, ही इज पेड 800 रुपीज एंड ऑल इज मील्स, लेकिन उसके चेहरे ने केयर फ्री लुक खो दिया है, बट हिज फेस हैज लॉस्ट केयर फ्री लुक। खो दिया है कैसे, तो हमने कहा स्टील कनिस्टर सीम्स मतलब लगता है, हैवियर देन इज प्लास्टिक बैग, ठीक है। अब वो अपना मालिक नहीं रहा, ही इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर। सबको याद हो गया? अगला क्वेश्चन देखिए। बातचीत को व्यस्त ना रहे, लिखने को ज्यादा
क्वेश्चन देखना, what explanation does the author offer for the children not wearing footwear? ऑथर ने क्या बताया था, कौन सी एक्सप्लेनेशन दी थी, ये बच्चे चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं? तो वो वाली जब घटना याद हो, जब ऑथर ने उन बच्चों से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, जूते क्यों नहीं पहनते हो, तब एक ने तो कहा मम्मा सेल्फ में से निकाल लेनी देती, एक कहता है निकालने देती है पर ये लोग फेंक देते हैं, पहनते नहीं है। जो तीसरा बच्चा जूते पहने हुए था, हालांकि कलर नहीं मैच हो रहा था, उल्टे सीधे पहने था, और तीसरा बच्चा कहता है कि मुझे क्या चाहिए, आई वांट शूज। ये सबकी तीनों की सुन के फिर वो बताती है कि मैंने पूरा इंडिया घुमा है, और इन लोगों का जूते चप्पल ना पहनना ऐसा नहीं है कि गरीबी है या पैसा नहीं है इनके पास, ये इनकी ट्रेडिशन परंपरा बन चुकी है, ये लोग पहनते ही नहीं है जानबूझ के। और मैं आश्चर्य करती हूँ, आई वंडर इफ इट इज ओनली फॉर द शोइंग द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अगर ये चप्पल जूते इसलिए नहीं पहन रहे ताकि लोगों को दिखाई दे कि बड़ी गरीबी में है ये, तो ये गरीबी दिखाने का बहुत गंदा तरीका है, ऐसे दिखाने से कोई मतलब नहीं है। तो वही हमने आंसर में लिखा, ध्यान देना। वन एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड बाय द ऑथर। क्वेश्चन में जो पूछा ऑथर ने कौन सी एक्सप्लेनेशन ऑफर करी, जो उसे ठीक लगा उसने बताया था। वन एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड, एक एक्सप्लेनेशन ऑफर की जाती है या बताई जाती है कह सकते हो, बट क्वेश्चन में जैसा पूछा हमने वैसा ही लिख दिया, ठीक है कि नहीं। इसके द्वारा बाय द, इज मतलब है, दैट मतलब की, तो एक एक्सप्लेनेशन जो ऑथर द्वारा दी जाती है वो है कि इट इज नॉट अ लैक ऑफ मनी। लैक ऑफ मनी का मतलब पैसों की कमी होना, ये पैसों की कमी नहीं है। इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे, ये इनकी परंपरा बन चुकी है नंगे पैर रहना। तो पूरा हमने क्या बोला, ध्यान से सुनना। वन एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड बाय द ऑथर, ठीक है, वन एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट इट इज नॉट अ लैक ऑफ मनी, इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। पैसों की कमी नहीं है, ये परंपरा ही है इनकी बेयरफुट रहने की। सी वंडर्स, वो आश्चर्य करती है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, यदि अगर यह एक बहाना है, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने का, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल का मतलब क्या बताया था, कॉन्टिन्यू, इसका मतलब क्या होता है, निरंतर। स्टेट ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी की निरंतर दशा, जो गरीबी की दशा चल रही है, निरंतर चल रही है, कई जमाने से ये गरीब है, अब भी गरीब है। तो परपेचुअल का मतलब कॉन्टिन्यू, अभी भी चल रही है, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी की ऐसी दशा जो अभी भी चल रही है, गरीब ये आज भी है। तो क्या कहा गया, फिर से सुनना, याद हो जाएगा। एक एक्सप्लेनेशन इज ऑफर की जाती है, तो वन एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट, दो लाइन, इट इज नॉट अ लैक ऑफ मनी, ठीक है, इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे, क्या बोला, इट इज नॉट अ लैक ऑफ मनी, इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। सी वंडर्स, वो वंडर्स करती है, आश्चर्य करती है, इफ इट इज एन एक्सक्यूज, इफ यदि, इट इज यह है, ओनली एन एक्सक्यूज केवल एक बहाना, टू एक्सप्लेन द परपेचुअल स्टेट ऑफ, पढ़ो एक बार, हो गया होगा सुना ना।
शी वंडर्स इफ इट इज एन एक्सक्यूज द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। हाँ श्रद्धा। वेरी गुड। हाँ शुभम। ट्रेडिशनल नहीं, ट्रेडिशन। ही वंडर्स परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ओके। हाँ मैं सुनाऊं। ओके। हाँ सनी देवल। वेरी गुड। लक्ष्य हो गया, सुना दे बेटा, थोड़ा सुना दे। हाँ ठीक है। सी वंडर्स को आश्चर्य करती है, इफ यदि, इट इज यहाँ है, एन एक्सक्यूज, ओनली एन एक्सक्यूज, केवल एक बहाना, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने का, द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। हो गया सबको। अगला देखें। व्हाट मेक्स फिरोजाबाद सिटी फेमस फॉर। फिरोजाबाद सिटी किस चीज के लिए फेमस है? तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज बिजी इन मेकिंग बैंगल्स। हर परिवार फिरोजाबाद का रहने वाला किस चीज में व्यस्त है? बैंगल्स बनाने में। तो सिंपल है यहाँ तक। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली, हर वो दूसरा परिवार कह सकते हो, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज बिजी, वो व्यस्त है क्या करने में? सिंपल है। तो हमने क्या कहा? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज बिजी इन मेकिंग बैंगल्स। सिंपल है यहाँ तक। अब देखो लक्ष्य, दिक्कत कहाँ आ रही है तुम्हें? तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो सेंटेंस को, समझना। मैंने कहा फिरोजाबाद फेमस है, सिंपल टेंस, फिरोजाबाद इज फेमस। अब तुम कनेक्ट करो काहे के लिए? फॉर इट्स बैंगल्स, बैंगल्स के लिए। फिर हमने कहा हर दूसरा परिवार, क्या कहा? एवरी अदर फैमिली, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज बिजी, व्यस्त है काय में? मेकिंग बैंगल्स, बैंगल बनाने में। फिर हमने कहा इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया, पूरे भारत का केंद्र है ये, किस चीज के लिए? ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग क्यों कह रहे हैं? कांच को भी पिघला कर ही तो बनाया जाता है, उसको शेप में डाला जाता है, तो उसका तो कह रहे हैं ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। कांच का सबसे ज्यादा सामान फिरोजाबाद में मिलता है, सबसे ज्यादा सामान, काम सबसे ज्यादा वही होता है, चूड़ियों से लेकर कांच की बहुत सारी चीजें बनती है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फैमिलीज हैव स्पेंट, परिवारों ने गुजार दिए कई जनरेशंस, कई पीढ़ियां, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, इन फर्नेसेस यानी भट्टियों के इर्द गिर्द काम करके, और वेल्डिंग ग्लासेस, और ग्लासेस को वेल्डिंग करके उसे जोड़कर। चूड़ियां जुड़ती हैं कि नहीं पॉइंट से? तो समझना एक बार, पूरा हो जाएगा। क्या कहा? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज बिजी इन वर्क मेकिंग बैंगल्स। सिंपल है यहाँ तक। फिर हम भारत का, इट इज, यहाँ है, सेंटर ऑफ इंडिया, भारत का केंद्र है किस चीज का? ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिर से सुनना, इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया, भारत का केंद्र है किस चीज के लिए?
ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। पूरा बोलना यहाँ तक। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स bangles. Every other family in Firozabad is busy in making bangles. It is the center of India of glass blowing industry. Families have spent generations in working around. Families have spent, परिवारों ने गुजार दिए हैं जनरेशंस, कई पीढ़ियां, वर्किंग काम करके अराउंड फर्नेसेस एंड बिल्डिंग। हाँ, लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग तो वैसे होता है सीजन, ऑटम जानते हो, विंटर। सीजन जानते हो, ऋतु 5 होती है शायद, 6। चलो वो एक तो नॉर्मल जानते हो अपन, समर, विंटर, रेनी। फिर ऑटम और स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या होता है, ऑटोम में तो पतझड़ होती है, खाली हो जाते हैं। स्प्रिंग में वो पेड़ों पे फल फूल आते हैं, पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं। लेकिन ऐसी बचपन में बच्चे के अंदर वो अभी फूल रहा है ना, फल फूल रहा है, लेकिन उसका जो बचपन है वो उससे छिन गया। तो लॉस्ट मतलब खो गया। स्प्रिंग मतलब जब वो फलता फूलता है, तो बच्चा जब बड़ा होता है, खुश होता है, उसका बचपन उसी समय क्या कर लिया गया, मतलब बचपन वो अपना जी नहीं पाया, बचपन से काम में लग गया। तो उसको टाइटल दे दिया उसने लॉस्ट स्प्रिंग, और मेन नाम रख दिया स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड।